Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and हम यहाँ पर जितना कोशिश हो सके उतना मुस्कुराने की और उतना आपको अच्छे अंदाज में ग्रीट करने की सुबह सुबह कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ जो मुल्की मौशी हालात हैं, पर्टिकुलरली हम और किसी हालत की बात नहीं करते, जो मुल्की मौशी हालात हैं उसमें ज़्यादा हंसने मुस्कुराने और खुश होने का जी नहीं चाहता। लेकिन ऑफ कोर्स बड़े बूढ़ों का भी कहना है और वैसे भी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए डिस्पाइट ऑल एडवर्सरीज। बहुत मुश्किल हालात भी हों तो दिल को अपने सुकून देना चाहिए कोई ना कोई बात करके। तो हम वी रियली एक्चुअली हम और हमारी टीम वी ट्राई कि हम आगाज़ जो है एटलीस्ट शो का वो ज़रा अच्छी बातों से करें, लेकिन कभी कभार अच्छी बातें होती ही नहीं है, सिरे से ही नहीं होती। जैसे कि आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और मैं एक्चुअली कोविड के फिगर्स देख रही थी तो वो भी मुझे डिप्रेस करता है, बिकॉज बड़ा फ्रेश है। अभी 1-2 साल पहले की बात है जब ये सिलसिला सारा शुरू हुआ था और किस तरह हम खौफज़दा थे, कितनी अनसर्टेनिटी थी, हमें पता नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं। और जब ये फिर ज़रा दोबारा से उठते हैं फिगर्स, ज़रा हमारे सामने आते हैं, ख़ासतौर पे नंबर ऑफ डेथ्स जब हमारे सामने आती हैं तो मैं खौफज़दा हो जाती हूं। 24 घंटों में 7 अफराद के इंतकाल होने की खबर सामने आ रही है और कोरोना के मुस्बत केसेस 592 रिपोर्ट हुए हैं, विच मेक्स द पॉजिटिविटी रेशो नेशन वाइड 2.78। तो रेशो पे भी अगर नहीं किसी को समझ आ रही, नए केसेस पे भी ना आए, लेकिन 7 लोगों की इस वजह से, इस बीमारी से डेथ होना इज़ वेरी बिग। एक भी हो तो वो बहुत ज़्यादा होती है, हम हमेशा यही सोचते हैं, बिकॉज दिस इज़ टोटली अवॉइडेबल। ये ऐसी बीमारी है जिसको अवॉइड भी किया जा सकता है, थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर एंड देन हमने करके देखा है। तो अब अगर वापस उस तरफ जा रहे हैं और अल्लाह ना करे उस तरह पहुँचे जिस तरह हम पिछले 2 सालों से थे, तो वार्निंग बनती है। So, in case you haven't got your booster shot तो आप प्लीज़ एक बूस्टर शॉट लगवा लीजिए अगर 6 महीने हो गए आपको वैक्सीन लगवाए हुए। दूसरा ये है कि आप प्लीज एहतियात करें, एहतियात इसका वाहिद इलाज है। अच्छा, एक और इशू है, एक बता दिए जल्दी से, एक लास्ट चीज बता दूं, 174 मरीजों की हालत जो है ना वो तशवीशनाक है अभी भी। तो हम कहते हैं जी 500 को ही हुआ है ना, करोड़ों लोगों के मुल्क में अगर 500 को हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मतलब ये बढ़ती है। 174 अगर क्रिटिकल हैं तो आप खुद सोचिए आजकल कोई आसान काम है किसी को भी अस्पताल लेके जाके उसके बिल भरना या उसको एडमिट कराना, मतलब नहीं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक बर्डन की बात कर लेना, कुछ भी इंसान को छींक भी आए, इवन ये कि कोविड का आपने होम किट के जरिए टेस्ट भी करना है तो वो भी 1000 रुपए का है, तो डॉलर 224 रुपए पे पहुंच गया है। ये मतलब आप ओवरऑल मुल्क की हालात देखें, जो कमाते हैं उससे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ये सोचते हैं कि अब बिजली के बिल और ज्यादा महंगे आएंगे आने वाले महीनों में, तो क्या बनेगा, क्योंकि सर्टेनली कीमतें तो बढ़ेंगी। तो एक चीज जिस तरह हम अपने आपको मदद कर सकते हैं इतने और मसलों के बीच में कि हम अपनी सेहत पे तो तवज्जो दें, तो सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। कराची की पॉजिटिविटी रेट भी जाते जाते आपको बता दें आगे 3.27% कराची में है। सो इट्स गोइंग अप स्लोली एंड इट शुड। हमारे पास बहुत कुछ है। वैसे कल जो है ना मैं सुन रहा था मिफ्ता साहब का इंटरव्यू जियो न्यूज़ पर ही, और वो परेशान नहीं थे वैसे, डिड यू नोटिस? पता नहीं, वो तो मुझे वैसे उनकी बातें अच्छी लग रही थी। वो कह रहे थे जनाब मैं पॉपुलिस्ट डिसीजन नहीं लूँगा, मैं हर वो चीज़ करूँगा जो मईशत बचाने के लिए मुझे करनी पड़ी। वैसे पीडीएम की जो इससे पहले मीटिंग है ना, उससे जो विजुअल्स आ रहे थे और वो किस बात पे आप सारे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो बड़ा ताज्जुब हुआ देखकर। उस पे हम जरा डिटेल में बात करेंगे। यू हैव अ पॉइंट देयर कि मतलब हाउ डू यू सीम सो कॉन्फिडेंट। अच्छा जी, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जो आप बात बता रहे थे जल्दी से। मतलब एक तो ये कि पीडीएम का जो सरबराही इजलास था उसमें पता नहीं मायूब सा लग रहा था कि इतनी खुशी किस बात की है, मुल्क की मईशत तकरीबन डूब जाने की, रुपए जो है वो इतना नीचे गिर जाने की, स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ जाने की, या फिर इंतखाबात में शिकस्त की। ये जो फेक स्माइल्स होती हैं ना, ये लगती फेक ही हैं। सो कोई अगर कहता है आपको, जो भी आपका वीडियो प्रोडक्शन मैनेज कर रहा होता है, चले जी कैमरा ऑन हो गया, सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराना शुरू कर दें, जरा हालात हाजरा को मद्देनजर रख कर एक्सप्रेशन दिया कीजिए। ऑन द फ्लिप साइड मे बी यू वांट टू गिव अ पॉजिटिव इमेज। शुरू में हमने भी तो शो को कहा था कि डिस्पाइट ऑल द डिप्रेसिंग न्यूज़ that we might have, we try to be happy and positive. तो शायद वो भी यही कर रहे हो। So, अब शायद या सिल्वर लाइनिंग अब इस ऐसे में हम क्या ही निकालें। मतलब मिफ्ता साहब कह रहे थे और वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं उनके बकौल कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाएंगे। मैं अल्लाह माफ़ करे ये सोच रहा था कि अभी ये जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, ये दिवालिया ना होने पे सूरत हाल है।
अच्छा जी, मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम ने मईशत का भुरकस तो निकाल ही दिया जो हम बात कर रहे हैं, और कल अमरीकी डॉलर एक और रिकॉर्ड कायम करते हुए, अब हमारे यहाँ प्लीज़ रिकॉर्ड ना कायम करिए, डॉलर बट एनीवे हो रहा है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 200 कितना 222 221 222। एक्चुअली इंटरबैंक में आपको बता दें कि डॉलर जो है 6 रुपये 79 पैसे महंगा होकर 221 रुपये 99 पैसे की सतह पर बंद हुआ, और ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा होकर 224, जो हमने शुरू में फिगर दिया था, 224 रुपये तक जा पहुंचा है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान जो है वो देखा गया है। 100 इंडेक्स में 978, अब बाकी इसको ट्रांसलेट की पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। हमारे आलमी जो इदारे हैं फिट, उसने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से नेगेटिव कर दिया है, विच इज़ आ सेटबैक सर्टनली, और उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी एक फैक्टर बनाकर पेश किया गया। उसकी जो तौजीहात आई हैं, उसकी जो रीजनिंग आई है, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, मिस्टर इस्माइल क्या कहते हैं, पहले ये सुन। इंपोर्ट भी कंट्रोल में है, एक्सपोर्ट भी ठीक जा रहा है, आपका रेमिटेंस भी ठीक है, आपके आउटफ्लोज भी कम हैं, तो कोई ऐसी रियलिटी नजर नहीं आ रही मुझे, रियल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से रुपया जो है वो इतना ब्लड बाथ हो, या मतलब मार्केट में, या रुपया इतना गिरे। मसला जो है वो इस वक्त स्पेकुलेशन का है, सट्टेबाजी का है, और मसला सच्ची बात यह है कि 100 बातों की एक बात कि थोड़ी अनसर्टनिटी का है। अगर मैं ये फैसले नहीं करूंगा तो मैं वजारत छोड़ दूंगा, इसमें कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है, और अगर हमारी पार्टी ये काम नहीं करेगी तो हमारी पार्टी हुकूमत छोड़ देगी। मैं तो मान रहा हूँ इस बात को कि हमने सख्त फैसले लिए हैं, इससे हमको इलेक्टोरली नुकसान हुआ, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आइंदा भी लेना पड़ेगा तो फिर आइंदा लेंगे। ये पार्टी अगर साथ नहीं खड़ी होती तो मैं यहाँ बैठा होता, ये पार्टी साथ नहीं खड़ी होती तो मैं 100 रुपए जाके चीज़ें बढ़ाता। एंड ऑन दी अदर साइड क्या कहा जा रहा है, ये भी सुन ले, थोड़ा सा शॉकिंग ही लगता है कि एक साइड क्या कहती है, दूसरी साइड क्या कहती है। हुकूमत मुखालिफ सियासी रहनुमा जो हैं वो अब भी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे इस सिचुएशन में भी, और परवेज़ इलाही ने दावा किया है कि उनकी हुकूमत IMF से कोई मुआहदा नहीं करेगी। मुआखज़ा होना चाहिए सर्टनली इस बयान पे ही। आपको पता है कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और वैसे तो और लोगों के महलों में घुसेंगे लोग अगर खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी हालत हुई, लेकिन आप इस तरह की बातें करेंगे और खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी हालत हुई तो आपके भी बहुत महल हैं लाहौर में। अच्छा सुने, 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे, और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, आप समझदार हैं, मेरा ख्याल है अब आम आदमी को इतना समझ आ गया है। ये एक बात पे कंसेंसस हो जाना चाहिए कि इकॉनमी पे सियासत नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह हमने देख ही लिया गुज़श्ता चंद महीनों में क्या हाल हुआ है, मुल्की मईशत का लिटरली भट्टा बैठ गया है। अब उसको आप पिछलों से जोड़ें, मौजूदा से जोड़ें, जो मर्ज़ी करें, बात यह है कि हमारे यहाँ मुल्की मौशी हालात इस वक्त बॉर्डर लाइन पे हैं। मेरा ख्याल है उससे भी कोई आगे की स्टेज है तो उस पर है हमारा मुल्क किसी एक कोताही का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त। पंजाब हुकूमत मिलने की सूरत में PTI के रहनुमा इंतकामी कार्रवाइयों की धमकियाँ भी दे रहे हैं। सुन लीजिए, वैसे उम्मीद की जाती है ना कि इंसान पिछली मरतबा के बाद ठोकर खा के इस मरतबा थोड़ा और ग्रेसफुल होके आएगा, लेकिन नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो सियासी कुव्वतें हैं मुल्क की, वो ये राना सनाउल्लाह टाइप लोगों से, वैसे तो इंशाल्लाह मैं तो डिप्टी स्पीकर साहब को कहना चाहता हूँ कि कल के बयान के बाद दोस्त मोहम्मद मज़ारी हमारे वैसे भी दोस्त हैं, कुछ दिन वो भटक गए थे, अब मुझे उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और अपनी गलती पे पशेमान होंगे। एक तो ये 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे। पंजाब के IG जो कि बुज़दिल तरीन ऑफिसर हैं, मैं अपनी पार्टी से ये गुजारिश करने जा रहा हूँ कि जिस दिन हमारी हुकूमत आए, असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो। ये दोनों चीफ सेक्रेटरी बुज़दिल हैं, वो उस ओहदे के लायक नहीं हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा अपनी पार्टी से कि इनके खिलाफ जब हमारी हुकूमत आई इंशाल्लाह शहबाज गिल खड़ा होगा इन पे आर्टिकल 6 लगवाने के लिए। ऐसे बयानात जो है ना वो जलती पर तेल का काम करते हैं, और हुकूमत भी IMF मुआहदे से होने वाली महंगाई और डॉलर की बढ़ती कीमत का सारा मलबा ऑब्वियसली क्या करेंगे, वापस इमरान खान पर डाल रहे हैं। ये जो IMF का मुआहदा करते हो ना, अभी IMF का $1 पाकिस्तान में नहीं आया। मैं पाकिस्तान की आवाम को भी ये बात बताना चाहती हूँ, नौजवानों को भी बताना चाहती हूँ, मीडिया को भी बताना चाहती हूँ। मीडिया को मालूम है
कि अभी $1 IMF के मुआहदे का पाकिस्तान नहीं आया। हमने 3 महीने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुश्किल फैसले करके लिए, दिवालिया होने से बचा। ये जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था, इसका गंद साफ कर रहे हैं। ये IMF का मुआहदा इमरान खान का था। IMF का गुलाम इमरान खान है। आइन शिकन इमरान खान है। आइन पे हमला इमरान खान ने किया। हिटलर, फाशिस्ट और मैकियावेलियन एटीट्यूड का मालिक इमरान खान है। प्रोपेगेंडे और बयानिए की जंग है जिसमें अपेरेंटली अब तक इमरान खान का बयानिया ही जीतता हुआ नज़र आ रहा है, और ये हमारे सामने एक हकीकत भी है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात हों। ये एक वाहिद चीज़ है जिसे हम यहाँ पर बैठकर एडवोकेट करेंगे, इस पे इसरार करेंगे, इस पे हम गुजारिश करेंगे। वैसे अब इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड नेशन एंड स्टेट हम सबको इस बात पे इनकरेज करना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडरान को, कि मईशत पे सियासत ना करें, क्योंकि जब ये होता है तो सबसे ज़्यादा मैं और आम पाकिस्तानी और हमारे इर्द गिर्द जो लोग एसोसिएटेड हैं वो पिसते हैं, और वो पिस रहे हैं। आप खुदारा बस कर दीजिए। और या तो कोई और आपके पास रीजनिंग या एक्सक्यूजेज ना हो ना, बल्कि मैं एक्सक्यूजेज ज़्यादा कहूँगी कि आप उस पर कर लें अपनी सियासत। इसको बीच में आवाम को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? लड़ते रहें जिसका दिल। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि सिचुएशन से निकलने का वाहिद हल इलेक्शन है, लेकिन उन्हें इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। ये इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन कमिश्नर ने हर बार इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद हम जीते हैं, तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते हैं। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाई इलेक्शन में निकला है। कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का। अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे। ये मुल्क अब एक कौम हकीकी आज़ादी की तरफ चली गई। एक रास्ता है इस कौम का, साफ और शफाफ इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, फवाद चौधरी समझते हैं कि बड़े माशी फैसले करने का इख्तियार जो है वो मौजूदा हुकूमत का नहीं, मुंतखब हुकूमत का काम है, जो ऑब्वियसली वो अपने आप को कह रहे हैं। नहीं, मतलब जो भी आएगी बाद में। हमें कतई तौर के ऊपर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो एक दिन ज़्यादा भी कबूल नहीं है। 3 महीने से 90 दिन के लिए हुकूमत जो बनेगी, 90 दिन के अंदर इंतखाब कराएगी। ये जो कुछ छुट्टियाँ छोड़ रहे हैं कि जी मईशत ठीक कर लें, मईशत ठीक करना इंटरिम गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मुंतखब हुकूमत का काम है। अवाम हुकूमत मुंतखब करेगी, वो आके मईशत जो है उसके फ़ैसले करेगी। इंटरिम गवर्नमेंट को बड़े फ़ैसले करने का इख्तियार हरगिज़ नहीं। सो ये सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होकर अपनी मकबूलियत सर्टनली साबित की है। PTI को भी मिसाफ़ मईशत का हिस्सा बनना पड़ेगा। हम यही इसरार कर रहे हैं। कल मोअज़्ज़ज़ अदालत ने भी नाब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि PTI नाब तरामीम के वक्त पार्लियामेंट में क्यों नहीं थी। PTI पार्लियामेंट में इस पर बहस करा लेती तो अदालत को घंटों समाअत न करनी पड़ती। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि मामला पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामान ही असल फोरम है। वक्त आ गया है कि सियासी फैसलों का बोझ अदालतों पर ना डाला जाए, अदालतों को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। मुल्क को मज़ीद मौशी तबाही से बचाना है तो तमाम सियासी रहनुमाओं को पार्टी मफादात से बालातर होकर इकट्ठे बैठना होगा। खासतौर पर मईशत पर सियासत का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सवाल हम कर लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, मुशीर वज़ीर आज़म है। कायरा साहब, सियासी अदम इस्तेकाम का तासुर इतना मजबूत हो चुका है कि ना डॉलर संभल रहा है ना स्टॉक मार्केट, लोग तो वैसे ही बिफरे हुए हैं कि इधर हो क्या रहा है। तो ये वक्त है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिल बैठकर मईशत को इस्तेकाम देने, बल्कि बचाने के लिए, हम तो कहेंगे कि बचा ही लें, अब कुछ करना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मानी खेज डायलॉग मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए। तो क्यों नहीं इस तरफ आते, उनको भी इनवाइट करें, कोई बात कोशिश करें उनसे बात करने की।
देखिए, हमने तो जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी तहरीक इंसाफ को चार्टर ऑफ इकोनॉमी का और इकट्ठे मिलकर चलने का ऑफर्स की, उसके जवाब में गालियां पड़ती रही, इसके बावजूद हम यही कहते रहे। और जब वो अपोजिशन में गए हैं और हम हुकूमत में आए हैं, उसके बाद भी हमने यही किया है कि हमने उन्हें कहा कि आइए बैठ के आप हमारी इख्तलाफ करें, हमारी अपोजिशन करें, आप अवाम को मोबिलाइज करें, जो आपका हक है इस्तेमाल करें, और अगर हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए आप आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं वो भी करें। लेकिन आप जो कौमी इश्यूज है, इस वक्त चैलेंजेस बहुत गहरे हैं और कोई एक जमात उस मसले का हल नहीं कर सकती। तो मसला ये है कि ये दावतें हम तो दे रहे हैं, अच्छा आज भी चले, पिछली छोड़ दे, मैं आज भी आपके प्रोग्राम के जरिए फिर दावत देता हूँ। हम तो रोज कहते हैं खान साहब को। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सारी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, इत्तेहाद में हैं, और वो इस मामले में इकट्ठे बैठने को तैयार है। हमने जब अभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई अफगानिस्तान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, तो उसमें भी उनकी जमात नहीं आई और उन्होंने अपने साथियों को नहीं आने दिया। लिहाजा अब तो सवाल ये है, मीडिया से मेरी गुजारिश ये है कि आप बजाय इसके कि सियासी कुव्वतों को कहे इकट्ठे हो, जो कुव्वत इकट्ठी नहीं हो रही सियासियों में, आप उसके ऊपर दबाव बढ़ाएं, उसके ऊपर सवाल रेज करें ताकि वो अपना रास्ता इख्तियार करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी दानिश में, हमारे ख्याल में खान साहब जो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो तसादम का है, वो तनाव का है, वो लड़ाई का है। अच्छा ये बताइएगा कायरा साहब, आपने कहा आप हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से एक मरतबा फिर दावत देते हैं। खैर इमरान खान साहब का जवाब तो हमें सॉर्ट ऑफ पता ही है। अब अगर ये तय कर लिया है कि इलेक्शन में फौरी नहीं जाना और मुद्दत पूरी करनी है, तो आई एम श्योर आप तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये भी हिसाब किताब लगा लिया होगा कि इस दौरान बहुत ही मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जिसकी सियासी कीमत अभी मुस्लिम लीग नून ने देख लिया कि चुकाना पड़ी है और फिर लेटर ऑन जनरल इलेक्शन में आप समेत सबको चुकाना पड़ेगी। तो आप लोग तैयार हैं इस सियासी नुकसान के लिए? मतलब बस यही सोचा है कि ये 1 साल हुकूमत करेंगे क्योंकि उसके बाद तो प्रॉब्लम मौका शायद ना मिले जो हालात हैं। क्या हमने माजी करीब में मुश्किल फैसले नहीं किए? जब हमने हुकूमत संभाली थी तो हमें पता था कि मुश्किल फैसले करने होंगे और हम मुश्किल फैसले करने के लिए ही आए थे। उसका हमें नुकसान भी हुआ, हमें पता था। हम पॉलिटिक्स करते हैं, हमें पता था कि लोग इससे नाराज होंगे, लोगों की जिंदगी में तकलीफें आएगी, मुश्किलें आएगी, आग लगेगी। यकीनन बेशुमार लोगों की जिंदगी में तकलीफें बढ़ गई, लोग नाजायज हमसे नाराज हुए। लेकिन ये फैसले अगर ना करते तो खुदा न खास्ता श्रीलंका वाला हाल होता, वो उससे अवॉइड करना जरूरी था। लिहाजा हमने ये मुश्किल फैसले किए और यही लीडरशिप होती है। अच्छा कायरा साहब, हुकूमत चलाते रहने का फैसला अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के ही कुछ लोग, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लोग, मुख्तलिफ इदारों से शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम सुन रहे हैं कि इमरान खान से आज भी लाड वाला बर्ताव जो है ना, लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो किया जा रहा है। तो क्या पीपल्स पार्टी भी नून लीग के इन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनकी ओनरशिप लेती है और उनको भी ये लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, या फिर आप नहीं ये समझते? देखिए, ये तो इंडिविजुअल राह है, कोई इसकी जमाती राय नहीं है किसी की। इंडिविजुअल हर फर्द का अपना अपना चीज़ों को देखने का एंगल है। वैसे मेरा ये एंगल नहीं है, लेकिन अगर आप इस उनके एंगल से देखें तो खान साहब जिस इदारे को चाहते हैं, जो चाहते हैं कह देते हैं, जो चाहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो चाहते हैं गाली गलौज कर देते हैं। वो अदालतें हों उनको फांसियों के फंदे दिखा देते हैं, वो फौज हो तो उनको जो जहान के मुगलजात हैं वो बक देते हैं, जो चाहते हैं उनके साथी कर देते हैं। इसी तरह सोशल नॉर्म्स है, वो मुल्लाओं के खिलाफ, हमारे जो मजहबी तबकात हैं उनके, हमारे इत्क़ादात के खिलाफ जो चाहते हैं बोल देते हैं। लेकिन उनके साथ ये मीडिया में ही इज डार्लिंग ऑफ द मीडिया। तो ये कुछ लोगों का बहरहाल एक एहसास है, मेरा जाती तौर पे ये ख्याल नहीं है। चलें, आपका ज़ाती ख्याल नहीं है कि उनके साथ लाड हो रहा है। अभी भी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मे भी उनका वोटर जो है उसको शायद यही बात शायद सूट कर रही हो या पसंद कर रही हो कि किसी ने कुछ नहीं कहा तो वो कह रहे हैं। मतलब दिस नीड्स टू बी रिसर्च्ड कि व्हाई द वोटर इज स्टिल गोइंग विद हिम, कि जिसने पहले कभी कुछ नहीं जो लोग ना कह सके, बेशक वो सही हो या गलत हो, उस डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे। खान साहब से सर। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और गॉल टेस्ट की हम बात करेंगे। 120 रन या 7 विकेटें, क्या फैसला करना है आपने? दोनों मतलब विकेटें भी हमारी रहे और 120 ही बनाने, और ख़ास तौर पे
अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जरा हम But Rizwan अभी still standing and I think 120 is nothing for him. अच्छा जी अभी आगे बढ़ेंगे और हमने बड़ी इम्पोर्टेंट मेहमान को दावत दी है केस पे बात करने के लिए, जिसने हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों को किसी ना किसी हद तक नहीं बहुत हद तक अफेक्ट किया। मतलब वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। हम कितने ही लोग सदमे से नहीं निकल पाए थे जब नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ था। नूर मुकद्दम को कत्ल हुए 1 साल भी हो गया है बाय द वे, अगर आपको नहीं मालूम, और बहुत से लोगों को हैरानी भी होगी कि इस वाक़े को 1 साल हो गया है, लेकिन इस दहशतनाक वाक़े की यादें आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा हैं। कई लोग कितने ही दिन सो नहीं पाए थे जिन्होंने विजुअल्स देखे थे। इस केस का हौसला अफजा अमर ये है कि नूर मुकद्दम के कातिल और इसके मददगार जेल में हैं अब तक। 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को एक जुनूनी शख्स ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद में अपने घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसकी लाश की बेहुरमती की थी। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की खून आलूद कपड़ों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं तो लिटरली कोहराम मच गया था। और आपको ये बाकी भी आगे क्या हुआ आपको पता है कि केस आगे बढ़ा तो कत्ल के मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को 24 फरवरी को मकामी अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद को ज़ाकिर जाफ़र जिनका नाम है और वालदा इस्मत आदम जी को इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ने सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। आपको ये शायद याद ना हो लेकिन अभी भी वो अपील जो है वो दायर की हुई है। और इस केस में 2 ख़ास बातें सामने आई। एक तो आम तौर पर हमारे यहाँ कानून जो है वो ताकतवर के लिए मकड़ी का जाला साबित होता है अगर हमने इसको कंपैरिजन देना है, और इसमें सिर्फ कमज़ोर ही फंसते हैं। लेकिन इस केस में कुछ मुख्तलिफ हुआ एंड हेंस जो एक ऑब्वियसली एक तो केस ही इस किस्म का था क्योंकि जो जुर्म था जो क्राइम था वो इतना भयानक था कि वो लिटरली पूरा मुल्क जो था वो उसको देख रहा था। जो मुजरिम है उसके पास सब कुछ है, इन्फ्लुएंस है, उसके पास दौलत है, ताकत है, मतलब इसके बावजूद मुलजिम को सज़ा हुई अभी तक तो यही है और ये बजाते खुद एक कामयाबी है। और ये सिर्फ निज़ाम की कामयाबी नहीं है, इसमें नूर के वालिदैन का किरदार, इसमें सिविल सोसाइटी का किरदार, इसमें हमारा आपका किरदार, इसमें सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वालों का किरदार, सबका किरदार है। सो नूर के वालिद शौकत मुकद्दम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब सर्टनली आपसे हम कहाँ से, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम वो अल्फाज कहाँ से लाएँ जिनसे आप जिस पे आज 1 साल बाद भी आपसे बात करके आपसे अफसोस कर सकें। आपके नुकसान का सर्टनली कोई इजाला हो नहीं सकता, लेकिन आपसे कुछ सीख भी सकें कि और सीखना बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाउ आर यू कोपिंग अप विद इट सो फार। ये ख़बर हमें मिली कोसार पुलिस स्टेशन से और मैं घर पे था, बस नमाज़ पढ़ के मैं फारुक होकर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था तो अचानक फ़ोन आया और बताया कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया है। असल में हम उसकी तलाश कर रहे थे एक दिन से, तो हम ये ख़बर सुन करके हमें बिल्कुल हम यकीन नहीं हो रहा था। और ज़ाहिर बात है एक जवान औलाद की इस तरह की ख़बर सुन करके मैं चीखना शुरू हो गया। मेरी वाइफ मेरे बच्चे दूसरे कमरों में थे, वो आ गए और घर में क़यामत टूट पड़ी। और फिर मुझे कौसार पुलिस स्टेशन ने कहा कि आप फ़ौरन पहुँचें और यहाँ पुलिस स्टेशन, लेकिन अकेला आए, अपनी वाइफ या किसी लेडी को साथ मत लाना क्योंकि बहुत भयानक किस्म का कत्ल किया गया है, तो किसी लेडी को देखना मुश्किल हो जाएगा। ये बात फ़ौरन फैल गई और टीवी तो हम नहीं देख रहे थे लेकिन टीवी वगैरह में सोशल मीडिया में शायद ये ख़बर फैल गई फ़ौरन, और पड़ोस से और दूसरे नूर की सहेलियाँ और हमारे दोस्त वगैरह वो फ़ौरन इकट्ठा हो गए। तो ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था हमारे लिए। सर अब ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि आपने वो दिन वो लम्हे किस तरह गुजारे होंगे, लेकिन बहुत ही आप बाहिम्मत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद की बात करते हैं क्योंकि बाद की बात ज़्यादा मुश्किल इस तरह है क्योंकि मुजरिम जो था वो उसको सज़ा तो दिलवानी थी और मुजरिम बड़े बाअसर बड़े वसाइल वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, तो इसलिए ये तो ज़ाहिर था कि ये कानूनी जंग बिल्कुल आसान नहीं होगी। डेफिनेटली ये आपको भी पता होगा। आप
पर बहुत दबाव भी था क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे थे, इस केस को, हमें पता है। फिर वो हौसला कहाँ से आया कि नहीं ये लड़ाई तो हमने लड़नी है, ये हौसला कैसे होता है? आप सही कह रहे हैं, ये बहुत मुश्किल जंग है और मैंने कोर्ट कचहरी की कभी शक्ल नहीं देखी थी। मैं पहली बार ज़िंदगी में मैं गया था और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने ये देखा और मैंने अपनी हिम्मत बांधी। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हिम्मत मिल गई और हमारे दोस्त, रिश्तेदार और स्पेशल मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि उन्होंने सब ने साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिली। और ख़ास तौर पे इसलिए कि मैंने सोचा कि भाई मेरी बेटी तो चली गई, वो मासूम बच्ची थी वो, और वो सचमुच असल में उसके साथ मसला ये था कि वो इतनी मासूम थी कि वो जो आदमी जो कुछ कहता था वो समझती थी कि सच कह रहा है। तो वो खुद क्लियर हार्टेड थी, क्लीन हार्टेड थी, तो वो समझती थी कि दूसरे लोग भी जो हैं वो सच कह रहे हैं। इसमें ये वो जो है उलझ गई और फंस गई। और लेकिन बात यह है कि मुझे उसकी जो है इनोसेंस और जो उसकी शराफत, उसने एक मुझे तक़वीत दी। इसका मुझे पूरी तौर पर यकीन था कि मेरी बेटी जो है वो जो है एक उसकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है और बहुत अच्छी बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं, जो यतीमों के लिए ख्याल रखती थी, जो दूसरों के लिए ख्याल रखती थी। और ये मुझे एक तक़वीत मिली कि मैंने सोचा कि मुझे अब ये जंग पाकिस्तान की दूसरी बेटियों के लिए लड़नी है कि वही ये कोई और पाकिस्तान की बेटी को इस तरह कोई असर रसूख पैसे वाले ख़ानदान जो है उसका बेटा कोई कत्ल ना करे और ये ना समझे कि वो कानून से बालादस्ता है। शौकत साहब, आपकी हिम्मत की दाद कि आप बहुत सारे फ्रंट्स पर एक साथ जंग लड़ रहे थे और एक और फ्रंट उसमें ये था कि आपने देखा ही है कि सोशल मीडिया हो, मुख्तलिफ लोगों के, कुछ लोगों के व्लॉग्स हों या अदालत के अंदर होने वाले मकालमे हों, हमारी ख़ातून को मोरद इल्ज़ाम ठहराने का जो सिलसिला है वो कभी ना कभी शुरू हो ही जाता है और उसकी कोई ना कोई वजह निकाल ली जाती है। और इस वाक़े में भी हमने देखा बहुत से मकामात पर ऐसा हुआ और इस तरह की इल्ज़ाम तराशी नूर के ऊपर की गई। कभी सोचा आपने कि हाउ डिड दिस अफेक्ट यू और कि माशरे में हम ये तब्दीलियाँ कैसे ला सकते हैं जहाँ एक विक्टिम को विक्टिम विक्टिम ब्लेमिंग से हम कब निकलेंगे आखिर? हाँ, बात यह है कि ये अजीब सी बात है कि जिस पे जुल्म हुआ है और माशरे के कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो मजलूम है उसके ऊपर वो करते हैं। लेकिन कुछ अजीब सी बात है कि नूर ने अपनी जान दे दी अपनी इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए और पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने ये जो जालिम मुजरिम ज़ाहिर ज़ाकिर की हरकतें हैं पूरी दुनिया ने देख ली सीसीटीवी में कि किस तरह वो जाना चाह रही थी, जान बचा करके, अपनी इज़्ज़त बचा करके, और ये एक बार उसको लेकर घसीट के ले आया, दूसरी बार उसने फर्स्ट फ्लोर से छलांग मारी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, फिर वो दूसरी तरफ लेकर आया और उसके घर के जो माली हैं चौकीदार उन्होंने गेट बंद कर दिया 2 दफ़ा, वरना वो भाग निकल जाती। तो ये लोगों ने देखा और लोग समझ गए कि नहीं ये पाक दामन शरीफ लड़की है और इसने इसको होस्टेज बनाया और इस तरह जो है लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ख़वातीन और बेटियां ये सारे हमारे साथ हैं और सारे लोग खड़े हैं हमारे साथ और वो बोलते हैं कि भाई ये अल्लाह ना करे किसी और की बेटी या बहन के साथ ऐसी हरकत ना हो कि उसको यरगमाल बना के उसको रैंसम बना के होस्टेज बना के उसको कत्ल कर दिया जाए। तो सारे लोग जो हैं जो मेजॉरिटी लोग हैं मेरे ख़्याल में 95% लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं और वो समझते हैं कि इस तरह के जो है किसी मासूम बच्ची की जान जो है ना कोई जालिम कातिल जो है वो दोबारा ना ले। सब लोग आपके साथ हैं शौकत साहब, सर्टनली बेशक, और ख़ास तौर पे आपकी क्या हिम्मत है कि आज 1 साल हुआ है नूर मुक़द्दम के कत्ल को और आपने एक अपनी बेटी के ही इस केस को, इस कानूनी जंग को एक एग्ज़ाम्पल बना दिया है कि मुल्क की और किसी लड़की के साथ
ये ना हो। लेकिन अभी भी ये मरहला जो है इस तरह ख़त्म पूरी तरह नहीं हो सका और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है क्योंकि मुजरिम को अभी तक सज़ा हुई नहीं है। तो क्या आप सोचते हैं कि ये कब तक आप पुरज़म हैं कि आखिर तक आप लड़ेंगे और आप अपनी ऐसे बेटी मशवरा को देने वाले बहुत होते हैं ना कि अब तो बच्ची तो वापस नहीं आएगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आप कितने पुरज़म हैं इसको आखिर तक पहुँचाने के लिए? हाँ, ये बहुत लंबी जंग है और लेकिन ये है कि जो मेन जो अक्यूज़ था, जो मेन मुजरिम था, जो कातिल था, उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है और उसके 2 मुलाजिमीन, एक चौकीदार को और एक जो है बालिग को 10-10 साल कैद दे दी गई है। हमने अपील की है कि इनकी सज़ाओं को बढ़ाया जाए और इनकी सज़ाएँ जो है, क्योंकि ये इस कत्ल में जो हैं ये भी शामिल थे, इनकी पूरी मदद थी, जिसकी अगर नहीं मदद होती बच्ची की जान बच जाती और उसने पूरी अपनी इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ज़ाहिर बात है वो डिफेंस वाले वो अपनी अपील किया है, उन्होंने वो करते रहेंगे, लेकिन ये है कि केस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है इंशाअल्लाह, क्योंकि ये इसकी बेसिस है फॉरेंसिक पे डीएनए टेस्ट के ऊपर, फॉरेंसिक टेस्ट के ऊपर। आपसे हम दोबारा ताज़ियत करते हैं और अल्लाह ताला आपको, आपकी अहलिया को, आपके घर वालों को सब्र जमील अता करे और नूर के दर्जात बुलंद करे। और हम जो सब इस वक्त देख रहे हैं माशरे में, हम सब अपने घरों में नज़र ये डालें कि हम अपने घरों में किस तरह के लड़कों को परवरिश दे रहे हैं। इस वाक़े से ना एक ये सबक भी हम सबको सीखना चाहिए कि और उसको रिविज़िट करने की भी ज़रूरत है और यही मकसद था कि शौकत मुकद्दम साहब ने आज हमसे बात भी की है। क्रिकेट के बात तो हम कर ही रहे हैं, बताना आपको ये है, लेटेस्ट भी है वैसे वहाँ से हमारे पास कि 242 रन हो गए, 100 रन बस ऑलमोस्ट और चाहिए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान अभी भी मौजूद हैं। और फिर हमने बात हॉकी की करनी थी, सीरियसली हॉकी की करनी थी। ये होता है हॉकी के साथ पाकिस्तान में नहीं, वो सारा अपडेट थी और अब हम प्रॉपरली आपको हॉकी के बारे में बताना ये चाहते हैं कि पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई है। राना ज़हीर हॉकी क्लब लाहौर और KK फैसलाबाद ने सेमीफाइनल के लिए कर लिया है क्वालिफाई और दूसरे सेमीफाइनल मरहले के दीगर 2 टीमों का फैसला हो जाएगा आज भाई। तो फाइनल जो है बाय द वे आपको जल्दी से बता दें कि 23 जुलाई 23 जुलाई को खेला जाएगा, जिसके लिए स्टेडियम में जो स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाइयों के लिए एंट्री मुफ्त रखी गई है। तो लिहाजा हॉकी भी है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टूर्नामेंट भी चल रहा है और आप जा भी सकते हैं, डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो अच्छी बात है। अब क्रिकेट। अच्छा जी, दोबारा से नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बस बताना ये है कि 242 हो गए हैं गाल में और बताना ये भी अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान अच्छा। और 100 रन बस हमें चाहिए इंशाल्लाह जीत के लिए, ये लेटेस्ट है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। मुन्ना सलाही ने ट्वीट किया कि भाई चौधरी शुजात हुसैन की स्टेटमेंट शॉर्टली आने वाली है और अब ये भी कह रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि अगर जाना भी पड़ा चौधरी शुजात से मुलाकात करने के लिए परवेज़ इलाही की सपोर्ट के हवाले से तो वो जाएंगे भी। लेट्स सी क्या होता है। वैसे मुझे लगता है कि अल्टीमेटली चौधरी शुजात परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि वो साथ साथ ही होंगे। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, ऑफ कोर्स एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। लेकिन कम बैक टू जरदारी साहब ने आपको पता है ना, तो मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान भी बनाया जब वो चौधरी शुजात से मिलकर जा रहे थे ना। अब लाहौर में तो हैं, अब लेट्स सी वो आज मुलाकात करते हैं नहीं। इसी ट्वीट के जवाब में मुन्ना सलाही साहब ने अभी रिसेंट सुबह ट्वीट किया कि जनाब चौधरी शुजात की स्टेटमेंट जो है वो शॉर्टली आने वाली है। सो लेट्स सी वो अपनी स्टेटमेंट में क्या डिक्लेयर करते हैं। क्या जरदारी साहब की मुमकिन दूसरी मुलाकात से पहले ये स्टेटमेंट आ जाती है या फिर शाम लेकिन तक नहीं एज फार एज दे आर कंसर्न्ड, आपको पता है बड़े वादे एक जगह हो के दूसरी जगह फिर वो मुड़ भी जाते होते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक एक्चुअल स्टेटमेंट ना आए। सो वी विल जब तक एक्चुअल कुछ हो ना जाए बिल्कुल, क्योंकि स्टेटमेंट्स के बाद भी स्टेटमेंट्स बदल जाती होती हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन बाई इलेक्शंस की तो बात कर ली, लेकिन अब कराची के बल्दियाती इंतखाबात की बारी है। कराची, हैदराबाद और बदीन में होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात। बिल्कुल जी, और पंजाब का आपको पता है कि पंजाब में सरप्राइज के बाद सबकी नजरें जो हैं कराची इलेक्शन पे जमी हैं। जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान 24 जुलाई को बड़ा ही कोई कड़ाकेदार मुकाबला जो है ना वो होने वाला है। मतलब कड़ाकेदार मुकाबला, I just said it and you can make up your mind about it। हालिया दिनों में देखा
यही गया है कि वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बल्कि खान साहब की हिमायत और मुखालफत पे दिए जा रहे हैं। पंजाब में हमने वैसे ये विटनेस किया और जिसका नुकसान जो है वो MQM और पीपल्स पार्टी को हो सकता है। शहर कराची ने 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पर भरोसा किया था, लेकिन 3.5 साल में एक धेले की परफॉर्मेंस देखने को कराची वाले तरसते रहे। ये भी एक फैक्ट है। और अब देखना यह है कि कराची के शहरी जो है वो PTI की परफॉर्मेंस जो है उसको जहन में रख कर वोट देंगे या हालिया ट्रेंड को फॉलो करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, इस मरतबा अब जो मौजूदा हाल हुआ है, वैसे तो हर दफ़ा ही हाल होता है, लेकिन जमात इस्लामी PSP की परफॉर्मेंसेस के भी बड़े चर्चे हैं कि इन जमातों का वोट बैंक भी शहरों में मजबूत हुआ है। अब कितना काम किया PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो आपकी सर्टनली इससे पहले भी आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया है, तैयारी होती ही है, इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ लग रहा है, एक सेंस, एक वाइब होती है ना, या फिर अभी भी आपको ज़रा डाउट्स हैं सूरत हाल पर? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी योर शो अब्दुल्ला साहब, हुमा। देखिए, जो पॉलिटिकल तैयारी होती है वो तो लास्ट मिनट तक जारी होती है, लेकिन अगर मैं कराची के हालात देखूं और मैं अगर लेगेसी की बात करूं तो अब्दुल्ला साहब, आखिरी दफ़ा काम इस कराची में अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से करवाया था और उस काम के करने में कोई आज तक, अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पर कोई 12 साल हो गए मुझे उस निज़ामत को छोड़े हुए, मैंने 300 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए, मुझ पर कोई 1 रुपए भी का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मेरा दुश्मन भी नहीं लगा सकता। ये मेरी लेगेसी है और ये मेरी और परफॉर्मेंस बेस अगर कोई बात करें तो मेरे बाद इस शहर को जो सिर्फ संभालना था, उसकी सिर्फ मेंटेनेंस करनी थी। लोग उस पर तावीलात पेश करते रहे हैं, 14 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पर एक कतरा नया पानी नहीं आया, बल्कि जो पानी हमें लाइनों में पहले मिलता था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर हमारी पानी हमें बेचते हैं। कोई एक नौकरी नहीं है, शहर कचरा कुंडी बन गया। आपको पता है कि चीफ जस्टिस आकर यहाँ पर अदालत लगाते रहे हैं, आर्मी चीफ आकर 2-2 दिन बैठे हैं, हर बारिश में लोग मर जाते हैं। अगर ये तमाम सिचुएशन सामने रखें और हमारे काम को सामने रखें तो मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों के पास, हैदराबाद के लोगों के पास हमारे अलावा, PSP के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, एक चीज में हम लैक करते हैं, वो है पैसा, फंडिंग हमारे पास नहीं। अगर आप शहर में पोल देखेंगे, झंडे देखेंगे तो आपको लगेगा कि PSP कराची हैदराबाद में है ही नहीं, लेकिन अगर आप कारकर्दगी और किरदार की बात करेंगे तो हमारा मुकाबला फिर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन वो हम अभी थोड़ी देर पहले ट्रेंड की भी एक बात कर रहे थे, क्योंकि पंजाब में भी हमने ट्रेंड देखा, परफॉर्मेंस जो होती है, परफॉर्मेंस देखी जाए तो कराची में अभी जो बारिशें हुई हैं उसने हर चीज़ सामने खोल के रख दी कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। बट आर द पीपल फॉलोइंग परफॉर्मेंस? आपको लगता है कि इस वक्त वोटर की तरजीह क्या हो गई है? बिकॉज PTI को हमने देखा है कि उन्होंने तो मैदान लूट लिया है पंजाब में, बयानिया उनका बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन क्या बल्दियाती इंतखाबात, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी कह रहे हैं, इसमें एक्चुअली देखा जाएगा ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है? हम क्यों दें किसी को जब हमारे शहर के लिए कुछ किया नहीं जा रहा? वोटर की सेंस है आपको? जी, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात में हज़ारों लोग गली मोहल्लों में अपने अपने नुमाइंदे लगाते हैं और चुनते हैं, और वो जब नुमाइंदा उसी मोहल्ले का होता है, उस मोहल्ले के लोग उसको जानते हैं और फिर साथ उसके साथ कोई क्रेडिबिलिटी हो और उसके पास परफॉर्मेंस हो। अल्लाह का शुक्र है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हम जहाँ भी हमारे लोग, हमारे नुमाइंदे जा रहे हैं, हमने तकरीबन 200 से ज़ायद, अराउंड 200 के करीब UC चेयरमैन खड़े किए हैं, पैनल्स खड़े किए हैं हमने, और वो हज़ारों लोगों में वो बात बनती है, इसलिए कि उनके चार उनके काउंसलर्स हैं और एक UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और उसके साथ पूरी टीम काम कर रही है। तो अब तक का जो रेस्पॉन्स है कि कहीं पे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कारकर्दगी पे या लोगों को जो एक होप है, वो होप उसी टाइम को लोग याद करते कि 2005-2010 का जो टाइम था, हमने शहर में काम होते हुए देखा, उसके बाद हमने काम होते हुए नहीं देखा। फिर देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में 14 सालों से, MQM उसकी इक़्तिदार में पार्टनर है, PTI के पास इक़्तिदार रह चुका है, तो ये जमातें, इनके पास कोई दे डोंट हैव अ फेस टू गो एंड शो टू द पीपल कि अब अगर वो वोट ले लेंगे तो अब नया क्या कर लेंगे। उनको सब कुछ तो मिल गया था, सब चीजें तो उनके पास थी। तो मैं समझता हूँ कि लोग जिस तरह से परेशान हैं, लोगों का रिस्पांस हम तक है और हमें वो रिस्पांस मिल रहा है, और हमारे और आप चाहते हैं कि लोग आपको इस दफ़ा मौका दें, क्योंकि बाकी सबको आजमा चुके हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी देख चुके हैं सर्टनली, जिसको आज तक शहर याद तो करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुस्तफ़ा साहब, आप ये बताइएगा कि जो शहर की मौजूदा सूरत हाल है, लिटरली एक इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। जो हमें याद है कि 2020 की बारिशों के बाद सुना भी था कि जनाब कोई 11 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है, कुछ लगने हैं, कुछ शहर में तब्दीली नज़र आनी है।
क्या आपके जहन में है कि अगर आपको मौका मिला खिदमत का इस शहर की दोबारा, सबसे पहले क्या टारगेट करेंगे आप? अब्दुल्ला साहब, मुझे अगर आप टाइम देंगे मैं दो चीज़ें रखना चाहता हूँ आपके सामने। एक तो है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है कराची का और पूरे पाकिस्तान का, और एक है शॉर्ट टर्म। मैं पहले आपसे लॉन्ग टर्म की बात कर लूँ। देखिए, ये जो इमरजेंसी नाफिज की जाती है ना कि आर्मी चीफ आ जाते हैं और वज़ीर आज़म आ जाते हैं और 1100 का पैकेज और 200 का पैकेज, ये दैट डजंट वर्क। किस दुनिया में, मुझे आप बताइए। दुनिया की मिसाल ले लें आप, तरक्की पजीर ममालिक की मिसाल ले लें या तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल ले लें कि जहाँ पर आप विदाउट द लोकल गवर्नमेंट आप एक दिन के लिए भी शहर चला सकते हैं। क्या आप न्यूयॉर्क चला सकते हैं? क्या आप लंदन चला सकते हैं? क्या आप इस्तांबुल चला सकते हैं? क्या आप शंघाई चला सकते हैं? क्या आप बॉम्बे चला सकते हैं? कि नहीं चला सकते। यहाँ पर अब ये नाले वाला जो वाकया हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर वहां का कोई यूसी चेयरमैन होता, वहां का कोई काउंसलर होता, तो उस मोहल्ले में अगर नाले खुल भी गए थे तो वहां पर आकर कोई ब्लॉक रखता, कोई रुकावट रखता, कर देता वो कुछ ना कुछ, क्योंकि हजारों लोग होते हैं। आप 2.5 साल 3 साल 5 साल इलेक्शन नहीं कराते। तो पाकिस्तान का सोल्यूशन 3 आईनी तरामीम है कि जिस तरह से वजीर आजम वजीर आला के इख्तियारात आइन में लिखे हुए हैं, इस तरह से डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के आइन में लिख दिए जाएं। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड में सूबे को पैसा मिलता है, सूबा पीएफसी अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देता, ये पीएफसी अवार्ड आइन में लिख दिए जाए। और तीसरी बात ये लिख दी जाए कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में प्रोविंशियल और सूबाई असेंबली के इंतखाबात नहीं होने चाहिए। जब तक ये है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जब तक ये 3 काम आप नहीं करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पाकिस्तान अब नहीं चला सकते। जब तक आप इख्तियार, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आपने छीन ली है, और इस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन छीनने की वजह से सेंस ऑफ ओनरशिप पाकिस्तानियों से छीन गई है। नंबर ये तो हो गई लॉन्ग टर्म बात। मैं डिटेल में कभी किसी और टाइम पे बात करूं। अब आज आ जाते हैं शॉर्ट टर्म। आज के इस सिस्टम में भी इतना पैसा है, इतने पैसे हैं कम से कम, कि अगर आप हराम ना कमाएं, अगर आप करप्शन ना करें, अगर आपको मरने के बाद होने वाले सवालात याद हो, मरना आपको याद हो, तो खुदा की कसम ये शहर मेंटेन हो सकता है। इस शहर की मेंटेनेंस हो सकती है। हाँ, आप कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, लेकिन आप बने हुए प्रोजेक्ट्स पे झाड़ू दे सकते हैं भाई। आप पानी दे सकते हैं, आप पानी की लीकेजेस को खत्म कर सकते हैं, आप हाइड्रेंट्स को खत्म कर सकते हैं, आप नालों की सफाई कर सकते हैं। इतना पैसा इस सिस्टम में मौजूद है। आप पीले स्कूल काले स्कूल की तालीम को थोड़ा देख सकते हैं, अस्पतालों में डिस्पेंसरी में दवाएं दे सकते हैं, कचरा उठा सकते हैं। ये सब कुछ इस अभी आज के इस मौजूदा सिस्टम में भी पॉसिबल है। तो मुझे किसी से प्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं। आपको पता है अल्लाह ताला ने काम हमें 5 सालों तक रातों में जागकर, बारिश में, तूफान में, धूप में, गर्मी में हमने ये काम सीखा है। मेरी फिंगर टिप्स पे सब कुछ है। अगर लोग चाहेंगे कि उनके हालात बदलें, तो लोगों के पास पीएसपी के अलावा, डॉल्फिन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, अपना केस बड़ा मजबूत जबरदस्त जी, आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म की, अगर हम इसको पिच कहें या कैंपेनिंग कहें, तो बातें आपने बिल्कुल सही की हैं। लेकिन एक चीज़, पंजाब में अभी हमने देखा है ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, फैसला आ भी गया, एक्सेप्ट भी कर लिया अपोनेंट्स ने, और बड़े पीसफुल अंदाज में, जनरली ओवरऑल हमने देखा पीसफुल अंदाज में सब कुछ हो गया। जी, टर्नओवर भी अच्छा रहा। हम कराची, बदीन, हैदराबाद, यहाँ जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि हमने देखा है कि जब यहाँ होते हैं, जिस तरह पिछला मरहला एक ज़िमनी इंतखाबात का हुआ था, तो बड़ा वायलेंट हो जाता है मामला। हम क्या एक्सपेक्ट करें? अभी क्या होने वाला है? आपने बड़ी अजीब बात कर दी, और मैं आपको याद दिलाऊं अभी अब से चंद हफ्ते पहले 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, सिंध के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में इंतखाबात हुए, और आपके कैमरों ने दिखाया कि डाकू, ऑफिशियल डाकू और पुलिस और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठकर इकट्ठे मोहर लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। अभी जिस इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट दिया जा रहा है कि पंजाब में बड़े जबरदस्त इंतखाबात कराए हैं, बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल, तो उस इलेक्शन कमीशन को सिंध में आकर क्या हो जाता है? वजह यह है कि जरदारी साहब को कोई कुछ कह नहीं सकता, पीपल्स पार्टी को, क्योंकि 2 सीटों पर ये हुक्मरानी चल रही है शहबाज शरीफ साहब की, तो वो जो चाहें करें, उनको खुली आज़ादी है। तो अगर यही एपिसोड रिपीट किया गया कराची हैदराबाद में, तो देखिए हम तो अमन पसंद लोग हैं, क्या कर लेंगे बातें करने के अलावा, हमने तो हथियार हाथ में लेना नहीं है। लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सब कुछ बनाना रिपब्लिक वाला सीन हुआ है इंटीरियर सिंध में, कि लोग खुद को होपलेस समझ रहे हैं कि रियासत ना उन्हें बचाने आ रही है ना रोकने आ रही है, और इस पीपल्स पार्टी को रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये अगर सीन रिपीट हुआ कराची हैदराबाद में, तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं होगी पाकिस्तान। देखिए बातें तो करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने नौजवानों को, कारकुनों को मुतहर्रिक कर सकते हैं। अब तो हर चीज़ इंटरनेट पे आ जाती है, मोबाइल फ़ोन में कैमरे हैं, एक मूवमेंट तो बनाई जा सकती है। उससे अब्दुल्ला क्या हो गया? अब्दुल्ला साहब क्या हो गया? अब ये कैमरों की तस्वीरें आई ना इंटीरियर सिंध से,
तो क्या हो गया मुझे बताएं ना। उन तस्वीरों के बाद भी आपके चैनल ने दिखाया ना, तो उस दिखाने के बाद क्या हो गया मुझे बताएं कि कोई एक इंसान भी पकड़ा गया हो, कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई अपनी इलेक्शन को रद्द किया हो? नहीं, सब अपने अपने रिजल्ट लेकर चले गए, भूल गए सारी बात। अभी मैं कह रहा हूं तो याद आ रही होगी लोगों को, वरना तो हम भूल चुके हैं ना सारी बातें। तो अगर कैमरे से मगर आप क्या ये भूलने देंगे अगर हुआ, या फिर आप लड़ेंगे, डटेंगे आप? नहीं, हर हाल में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना लड़ने डटने के अलावा। ये तो मैं आपको एक सीन बता रहा हूँ। देखें, ये सीन रिपीट नहीं हो सकता। कराची जो है ना, वो बदीन नहीं है, या लाड़काना नहीं है, या शिकारपुर नहीं है, या खैरपुर नहीं है। कराची जो है वो डिफरेंट शहर है, हैदराबाद डिफरेंट शहर है, और कोई इस तरह के एपिसोड को दोहराने की कोशिश भी ना करे। हम अभी वैसे ही जो है वो दुखे हुए लोग हैं। हम गटर में गिरकर मरने से अच्छा है, नालों में गिरकर मरने से अच्छा है कि पीपल्स पार्टी की पुलिस की गोलियों से मर जाए। तो हमने हिम्मत नहीं हारनी है ना। जी मुस्तफा कमाल साहब, ये आपकी इस गुफ्तगू से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से एक वाजे होगी, और ECP को भी एक रिमाइंडर चला गया है कि यहाँ के भी वही उसी तरह कराएं जिस तरह पंजाब में करा लें। जल्दी से ये बता दें कि आप अपने सबसे तगड़ा अपोनेंट इन बल्दियाती इंतखाबात में किसको समझते हैं? मैं किसी को नहीं समझता। जो हमारे पास काम की लेगेसी है और जो लोगों ने करके दिखाया है। देखिए, जमात इस्लामी नेमतुल्ला साहब का नाम लेती है, लेकिन नेमतुल्ला साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर कोई बंदा जिंदा है और जिसके काम की लेगेसी है, वो तो मुस्तफ़ा कमाल और उसकी पार्टी है। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, एक तजर्बा तो है आपका, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कि आपने इस शहर के लिए काम किया है और लोग कंसिडर करेंगे इस दफ़ा प्रॉबली PSP को वोट। Thank you for being with us, मुस्तफ़ा कमाल साहब, and best of luck to you. अच्छा, so options are there. हम आपको बार बार ये कहते हैं, जो हमें देख रहे हैं लोग, अगर आपको लगता है कि कोई XYZ शख्स आपके मोहल्ले के मसाइल, आपकी सड़क, आपकी गली के मसाइल, आपके घर में पानी आने या ना आने के मसाइल, आपके गटर के ढक्कनों के मसाइल हल कर सकता है, और आप से एक्सेसिबल है वो आदमी, मतलब जो भी खड़ा हुआ है, आपको पता है पूरे पैनल और UC चेयरमैन वगैरह खड़े हैं, आपसे एक्सेसिबल है, उसकी रेपुटेशन इलाके में कैसी है, उसको वोट करें। बिल्कुल, इन अदर वर्ड्स, डोंट गो फॉर द पार्टी। एक जो कि बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के जी पार्टी को हम दे रहे हैं, पार्टी को ना दें, काम करने वाले शख्स को वोट दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शख्स जिस पार्टी में भी होगा वो काम करेगा। और ये जो ग्रास रूट मसाइल लेबल क्या लगा हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगियों में हमें हर वक्त पिंच कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब आपने देख ही लिया ना, नाले पे ढकना नहीं है, जान चली गई, गटर उबल रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, बिल्डिंग गिर रही है। भाई आपने अभी परसों एक बिल्डिंग 5 इमारत, उसको किसने NOC दिया? ये क्या हो रहा है? तो ये चीज़ें इनको ज़रा जहन में रखें और फिर वोट दें। तो लिहाजा इस पार्टी बिजनेस से, इस पार्टीबाजी से निकल आएँ, काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आप वोट दें। हम बार बार याद दिलाते रहते हैं, इट डजंट मैटर कि कहाँ किस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं। साजिश हुई या मुदाखलत, इससे आपके मोहल्ले के गटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जो इंतखाबात हैं, इस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को जहन में रखते हुए लोगों की, हु इज गुड फॉर योर लोकेलिटी एंड अभी आगे बढ़ेंगे। दुआ ज़हरा केस की अपडेट है, और दुआ ज़हरा केस में अपडेट ये है कि एक नई सूरत हाल सामने आई है, ताज़ा पेशरफ्त हुई है। लाहौर की अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेज दिया है, और बहुत से लोग इस पे शुक्र अदा कर रहे हैं। अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया। दुआ ज़हरा की दरख्वास्त पर आपको बता दें कि अदालत ने दरख्वास्त दी थी, एक मिनट दोबारा से बताएं, दुआ ज़हरा की दरख्वास्त पर ही अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया है। दुआ ने अदालत को दरख्वास्त दी थी कि उन्हें अपने वालिदैन और दीगर अफराद की जानिब से जान से खतरा है, सो शी वांटेड कि उसे दारुल अमान भेज दिया जाए, वालिदैन के पास उसने नहीं जाना। और साथ दुआ का ये भी कहना था कि उसे संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं अपने घर वालों की तरफ से, और उनकी दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि उनके ताल्लुकात जो हैं अपने खामंद के साथ भी अब खुशगवार नहीं रहे। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि अब उधर भी कोई इतना अच्छा सिचुएशन जो है वो नहीं रही, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से रिश्तेदार के घर रात गुजारी है। ये सारी बातें दुआ ज़हरा की खुद की कहनी है, और वो अपनी मर्जी से दारुल अमान लाहौर जाना चाहती है, लिहाजा अदालत उन्हें दारुल अमान भेजने का हुक्म दे। तो अदालत ने दुआ ज़हरा के बयान की रोशनी में दारुल अमान उन्हें भेजने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले दुआ ज़हरा केस में कराची पुलिस ने दुआ ज़हरा केस की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी, और जल्द चालान जमा कराने का भी कहा था। रिपोर्ट में बताया गया
कि दुआ जहरा कम उम्र है। मुलजिम ज़हीर का कॉल डाटा रिकॉर्ड भी हासिल किया गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुआ जहरा के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। ये दोबारा से एक दफ़ा आपको बता दें कि जब दुआ जहरा का वो सारा सिचुएशन हुई थी जहाँ ये बताया जा रहा था कि वो खुद टैक्सी में बैठी है और लाहौर तक पहुँच गई है, तब उसका जो अब शौहर है वो कराची में ही मौजूद था। तो यानी अदालत को भी झूठ बोला जा रहा था। अभी तक 100 जो यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोगों को दिए जा रहे थे उसमें भी मुसलसल तवातुर के साथ झूठ, और बाज़ लोग ये खबरें चला रहे हैं कि भाई ज़हीर जो है अपने किसी मुबैना गैंग के साथ गिरफ्तार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ज़हीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अभी तो ज़हीर बिल्कुल गिरफ्तारी हुई नहीं है उसकी, अभी तो उसको ढूंढा जा रहा है, तो लिहाजा ही इज़ नॉट अंडर अरेस्ट। लेकिन ये होता है जब 14-15 साल की बच्चियों, कितनी डिवाइडेड थी सारी ओपिनियन कि वो बालिग है, उसने खुद फैसला किया है। ये बच्ची रोज़ अपना माइंड बदल रही है, किस प्रेशर में है वो, तो वो अब इन सारों से, अपने वालिदैन से भी और अपना जो शौहर है उससे भी अब वो मेरा ख्याल है कि शी इज़ अंडर नो इन्फ्लुएंस नाउ, और अब वो दारुल अमान में है। होपफुली जस्टिस विल प्रीवेल। मूव ऑन करेंगे। हमारे गेस्ट जो हैं बड़ी दूर से भी आए हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, और ये होते हैं मारने वाले। अगर किसी ने कुछ करना है तो जी, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बेस कैंप तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। बेस कैंप तक भी पहुंचना मुश्किल है, चोटी के ख्वाब देखना भी मुश्किल है। लेकिन अक्सर बड़े बड़े कोपैमा होते हैं, वो मतलब सोच के निकलते हैं कि जी हमने K2 सर करना है, बेस कैंप तक भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक माँ और उसका बेटा, दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम नॉर्वे, और उन्होंने ये काम कर दिया और बेस कैंप तक पहुंचे। और बड़ा मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ता है। K2 बेस कैंप तक पहुंचने का भी कई दिन पर मुश्तमिल ये सफ़र होता है। एंड विद अ 10-year-old, आप ये सोचिए। वो द मदर इज इरम अख्तर एंड द 10-year-old सन इज बेंजामिन ताहिर। ये दोनों आज जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं, लाहौर से हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इरम एंड बेंजामिन फॉर बीइंग ऑन आवर शो। और इरम, आपसे ही शुरू करेंगे क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, यकीनन आइडिया आपकी तरफ से आया होगा। ये सिलसिला किस तरह शुरू हुआ, बताइए। ये सिलसिला एक्चुअली कोविड की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि कोविड में हम ऐसा बंद हो चुके थे कि मॉल्स, जिम और बच्चों की सब एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने हाइकिंग एंड ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। वहाँ से मोटिवेशन मिली और चलते चलते हम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जैसी जगह ट्रैकिंग और हाइकिंग की तो आपको कहीं मिल नहीं सकती। वहाँ से हमने स्टार्ट लिया और 2 साल से चल रहे हैं हम लोग। और इस साल माशाल्लाह मैं बेस कैंप तक और बिन्यामीन एडवांस बेस कैंप तक हो गए हैं। वंडरफुल। यू नो, एक तो होता है ना कि आपने कर लिया, बिन्यामीन को भी शौक होना, और इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी मुश्किल जगहों पे सफ़र करना, वो एक चैलेंज एंड हाफ है। सो बिन्यामीन, हम आपसे पूछते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपने तो दुनिया के और भी मुल्कों में ट्रैकिंग की है, नॉर्वे से आप आए हैं। सो पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा लगा आपको, पाकिस्तान ज़्यादा खूबसूरत लगा, या यहाँ के रास्ते ज़्यादा मुश्किल हैं या आसान हैं? अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत टफ भी था। और रात के टाइम बहुत ठंड थी, लेकिन और दिन पे टाइम बहुत गर्मी थी। तो So who actually encourages you, as in each, do you encourage each other, या फिर Benjamin, you are the one who insists, Mama, कि we have to do this? अच्छा, सही। ये बताओ कि आप मामा को आप जिद करके लेके जाते हो कि हमें यहाँ रहना है, या फिर मामा आपको कहती हैं कि बिन्यामीन अब यहाँ जाना है? मैं मामा को कहते हैं। हमें कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मामा को आप ही कन्विंस करते होगे। लेकिन मामा से पूछ लेते हैं कि ठीक है, कोविड में लोगों ने बड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह स्टार्ट की, और ये ट्रैकिंग तो वैसे ही बड़ी हेल्दी स्पोर्ट भी है, लेकिन बेस कैंप तक पहुंच जाना ये एक फ़ैसला है, इट्स एन अंडरटेकिंग। मतलब इसके लिए तैयारी का लेवल कुछ और है, आपको एक्लेमेटाइज अपने आप को करना है, आपका इक्विपमेंट एक ख़ास तर्ज का होना है। तो ये फ़ैसला भी बनते बनते बन गया, फिर आप लोगों ने ट्रैवल किया। डिड यू गो विद अ ग्रुप, किसी को आपने कांटेक्ट किया? हम लोग एक्चुअली नॉर्वे से ही 10 पीपल थे हम लोग, जिनमें 6 नॉर्वेजन पाकिस्तानी मैं कहूँगी, यानी कि कुछ बॉर्न पाकिस्तान के थे और कुछ नॉर्वे के थे। हमारे साथ 2 रशियंस थी, 1 मोरक्को की थी, तो 10
बंदों की हमारे साथ टीम थी। नॉर्वे से ही हम चले, वहीं से हमने प्लान किया। यहाँ के एक जाने मैंने K2 ट्रैक एंड टूर्स हैं हुसैन बल्ती साहब का, उनके साथ हम इन टच 1.5 साल से रहे। उन्होंने पूरा हमारा प्रोग्राम सब कुछ सेट किया, इक्विपमेंट्स की हमें लिस्ट सेंड की। उसको मतलब तैयारी में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग सोचते भी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जो आपने जूता यूज़ करना है उसको आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स से लेकर 1 साल पहले आपने उसको इस्तेमाल करना है, ताकि वो जूता जो है वो आपके पैर पे बैठ जाए, वो नरम हो जाए, उसका सोल नरम हो जाए। तो ये सब तैयारियां हम लोग करते, लेकिन तो हमारे साथ एक पूरी टीम नॉर्वे में तो थी। बहुत ठंड होती है, आप क्या नॉर्वे में पहन के घूम रहे होते थे या क्या क्या करते थे जूते पहन के? नहीं, एक्चुअली ऐसे हो गया था कि इतने बड़े बड़े ये माउंटेन बूट्स तो थे उनको मजीद सॉफ्ट करने के लिए इवन मैंने ऑफिस में पहने हैं ताकि वो बैठ बड़ी जाए। डेडिकेशन है आपकी आई मस्ट से। अच्छा, एकदम से याद आया दोबारा कि आप तो नॉर्वे से हैं, तो लिहाजा मौसम का तो थोड़ा सा मतलब एक जैसे ही मिला होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लाहौर से उठ के कराची से उठ के चले जाएं तो हम तो जम ही जाएं, मतलब बिल्कुल ही पहले जम जाएं। तो आप तो ज़रा यूज्ड टू होंगी ठंड के तो यूज टू थे, लेकिन इस चीज़ की यूज टू नहीं कि उस ठंड में आपने बाहर सोना है, क्योंकि जब हम रात को सोते थे बाहर निकलते थे तो जितना पानी वगैरह अगर किसी जगह पे पड़ा हुआ है तो वो फ्रीज़ हो गया, आपकी बॉटल में पानी है तो वो फ्रीज़ हो गया है। तो इन चीज़ों की तो हमें आदत नहीं है। टेम्परेचर के हिसाब से ड्रेस कैसे करना है, मतलब बॉडी के सबसे साथ आपने वूल की लेयर लगानी है, फिर आपने कौन सी लेयर पहनी है, हर वक्त आपने टेक्निकल पॉज लेके कपड़े चेंज करने हैं, आपका कपड़ा किसी जगह से गीला ना हो, ये तो हमें सब कुछ आता था। लेकिन मौसम जी, बिन्यामीन से ये पूछना चाहते हैं, चलें 10-12 लोग थे पूरे ग्रुप में, सारे अडल्ट्स थे, आई एम श्योर आपकी अम्मी के एज ग्रुप के होंगे आगे पीछे, तो आपकी एज ग्रुप का आपका साथी कौन था साथ? आप अकेले बच्चे थे? जी, मैं अकेला बच्चा था। वेल, काम तो आपका बिल्कुल वैसे बच्चों वाला नहीं है, क्योंकि आपने बड़ा काम तो आपने बड़ों वाला किया है। गुड ऑन यू। मगर इरम से ये पूछ लें कि आपको मतलब किसी ने कहा नहीं कि यार ठीक है तुम तो जा रही हो, ये बिन्यामीन को क्यों साथ साथ लेके घूम रही है, मतलब ही इज जस्ट 10 years old? बहुत लोगों ने कहा है। इवन यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे इसकी मेडिकल कंडीशन सिर्फ लास्ट चेक के लिए डॉक्टर से सिर्फ फ़ोन पे मैंने बात की है, और मैं उस डॉक्टर को जानती नहीं, और मुझे कहता है बाजी बच्चे को मत लेके जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि जब बिन्यामीन, क्योंकि ही मेड 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये पहला बच्चा है जो एडवांस बेस कैंप तक गया है। आज तक 10 साल का कोई बच्चा बेस कैंप तक, माशाल्लाह हमारा एक लाहौर का बच्चा है जो पहले जा चुका है, बट एडवांस बेस कैंप तक मैं भी नहीं गई एज मदर, मैंने इसको टीम के साथ आगे भेज दिया था। You're a very strong mother, तो जब आपने वहाँ पहुँच के भी बच्चे को आगे भी भेजने की इजाज़त दे दी। आगे का क्या प्लान है, मतलब ये तो आपने बड़ी अचीवमेंट अनलॉक जिसको कहते हैं कर ली, व्हाट्स नेक्स्ट? ख्वाब तो देख रहे हैं कि एक दफ़ा पहले किलिमंजारो करें, और बिन्यामीन को ऑफ़र ऑलरेडी आ चुकी है कि अगर ये 4 साल में तैयार हो जाता है तो इसको 4 से 5 साल में आप लोग ब्रॉड पीक के लिए लेके आएँ। हालांकि तब भी इसकी उम्र हम आपको एडवाइस करेंगे कि शहरोज काशिफ से मुलाकात करवा दें। हमारे इसी उम्र में शुरू किया था। हमारी शहरोज काशिफ से मुलाकात हो चुकी है, बेनी और शहरोज की अच्छी बातचीत भी हुई है और गपशप भी बहुत आला, मतलब वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म के ये भी उसी ट्रैक पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे तो हीरो हैं जिन्होंने इतनी यंग उम्र से स्टार्ट किया और रुके भी नहीं हैं, हर पीक वो जो है सर कर रहे हैं। और एक्चुअली जिन दिनों में हम लोग थे, ये बेस कैंप के ट्रक थे, एडवांस बेस कैंप गोंदोगोरडा कर रहे थे, उन्हीं दिनों में वो नांगा पर्वत पे थे, तो हमें पोर्टर्स के थ्रू हमें पता चलता रहता था कि क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं, समिट हुआ, अभी मिल नहीं रहे, तो हम वहाँ का भी मिलती होगी इस वजह से मिलती थी। साथ साथ ये बहुत 35 बंदों की टीम आई थी K2 सर करने के लिए, उनसे भी राब्ता हम लोगों का रहा, बिन्यामीन की माशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होती तो जल्दी से बिन्यामीन अब फाइनली ये भी बता दें कि बस आपने डिसाइड कर लिया है कौन सी पीक सर करनी है बिन्यामीन सबसे पहले? हैव यू मेड अप योर माइंड? कुछ सोचा है कौन सी पीक करेगा बच्चे? मुझे लगता है किलिमंजारो नेक्स्ट है। ओके गुड। फिर तो मुझे लगता है मैं खाली ट्रेन करूँगा, और फिर अगर मैंने बहुत ट्रेन किया तो मैं चेक करता हूँ कि मैं ब्रॉड पीक जा सकता हूँ कि नहीं। गुड लक
फॉर दैट, बहुत शुक्रिया आपका। पूरी जाओगे तैयारी इंशाल्लाह। करके, ये मुझे अच्छी बात लगी है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। वो कह रहे हैं ये फॉर ऑल अदर यंग पीपल हु आर आल्सो वाचिंग कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। हुमा, ट्रेनिंग, डाइट एंड स्लीप, ये 3 चीज़ें, ट्रेनिंग, डाइट एंड स्लीप। बहुत आला, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस आल्सो। बिल्कुल लिटरली कि मतलब लोग बच्चे हो जाते हैं ना तो अपने आप को थोड़ा सा हैंडीकैप समझना शुरू हो जाए कि हम क्या करें, और फिर ऐसी माएं जो कहाँ बच्चों जाएं। को, मगर आप बहुत सी माओं के लिए इंस्पिरेशन है कि नो डाउट इरम, आप जो हेल्दी कोई काम कर रहे हैं तो बच्चों को भी लगा लें उसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरम एंड बेंजामिन फॉर बीइंग आवर गेस्ट्स ऑन जियो पाकिस्तान। व्हाट एन इंस्पिरेशनल मदर एंड सन डुओ, बड़ा अच्छा लगा। हमारे बच्चे फुटपाथ में फंस जाते हैं ऊपर नीचे उतरते हुए। अब अपने बच्चों पे नहीं हम जाएंगे ना, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी दुनिया, मतलब दिखाएं ना, ऐसे ऐसे एग्जांपल दिखाएं अपने बच्चों को। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी यहाँ गर्मी पड़ती है तो आप यूरोप का हाल देखें, वो उनके पास तो पंखे भी नहीं है लगाने को। बहुत बुरा हाल है। अभी पेरिस जो है ना, वो लास्ट हमने चेक किया था 42 डिग्री। 42 कौन, पेरिस जाके भी अगर 42 ही करना है तो लाहौर में बैठ जाओ। लंदन 40 डिग्रीज क्रॉस हो चुका है। बर्लिन जो है वो 38 to 40, बल्कि वो भी 73 ईयर्स पुराना रिकॉर्ड जो है ना वो टूट चुका है गर्मी के हवाले से यूरोप में। और यही हमें बता रहे हैं। सबसे पहले लंदन चलते हैं, ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह हमें लंदन का हाल बता रहे हैं, और फिर बर्लिन जाएंगे जहां हमें इरफान आफ्ताब हाल बताएंगे वहां का। तो पहले लंदन जाएं। हाँ, लंदन। बरतानिया की तारीख में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का रिकॉर्ड टूटा है, जिसकी वजह से पूरे बरतानिया का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुतासर हुआ है। यहाँ पर हुकूमत ने जो गर्मी की लहर आई उससे बहुत पहले वार्निंग्स तो देना शुरू कर दी थी, लेकिन जो इतनी ज़्यादा गर्मी के 40 सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हो जाना, या इवन कि 35 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर का बढ़ जाना, वो हमेशा बरतानिया के लिए मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन अब की बार साइंटिस्ट ने बरतानवी हुकूमत को ये वार्निंग दी है कि बरतानिया को अब ठंडा मुल्क तस्वर नहीं किया जाना चाहिए। एडवाइस ये किया जा रहा है कि उसी हिसाब से बरतानिया अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करे, ताकि वो जो माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनके साथ सूटेबल हो। लोगों के घरों के अंदर तकरीबन 80% से ज़्यादा घरों के अंदर एयर कंडीशनिंग नहीं है। अभी तक लोग पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 दिन ख़ास तौर पर जो गर्मी पड़ी है उसकी वजह से पूरे बरतानिया में जो पंखे भी ख़त्म हो चुके हैं, और जो कूलिंग सिस्टम है, जो एयर कंडीशनर्स है, वो तो बिल्कुल ना ऑनलाइन अवेलेबल है और ना ही वो रिटेल सेंटर्स पर अवेलेबल है। और उसकी वजह यह है कि लोगों ने उनको ख़रीदा है। अब जो लोग नए घर बना रहे हैं उसमें लोग एयर कंडीशनिंग भी लगवा रहे हैं। और जो वीकेंड के दौरान यानी तकरीबन 72 आवर्स का जो टाइम है उसके दौरान 13 से ज़्यादा हलाकतें हुई। जो महकमा मौसमियात की पेशन को ये थी कि अगर जो नेशनल हेल्थ सर्विस और फायर फाइटिंग जो सर्विसेज हैं वो अगर ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, और वो अगर जो डिमांड है उससे एमरजेंसी सर्विसेज एमरजेंसी जो कॉल्स हैं उसको अगर कोप ना कर सकी तो 2000 से ज़्यादा हलाकतों का भी खदशा हो सकता है। नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, और जो नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की गई, ये बात सामने आई कि उसके लिए जो बरतानिया का जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उससे डील करने के काबिल नहीं है। I know, मतलब एसी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पंखे भी नहीं लगे होते, तो जिंदगी जो है ना वो बदलना पड़ेगा। पेडेस्टल फैन जो है वो वाहिद ऑप्शन होती है। और मतलब बाज़ लोगों ने मंगा लिए थे, बाज़ लोगों ने नहीं मंगाए थे। सो लिटरली आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड यस्टरडे, वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कराची की सड़ी गर्मी में लाइट गई हुई है और बैठे हुए हैं। मतलब ये हाल था, क्योंकि यू नो नॉट इक्विप्ड। अच्छा, बर्लिन में, लेकिन हमें आफ्ताब इज रिपोर्टिंग फ्रॉम बर्लिन, वहाँ के क्या हालात हैं? जी, यहाँ जर्मनी में मौसम के हवाले से तो आजकल गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और जर्मनी के मगरबी शहरों में दर्जा हरारत 38 से 40 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि यहाँ के लिए एक इंतहाई गैर मामूली सी बात है। शदीद गर्मी में जर्मन अवाम आपको स्विमिंग पूल, साहिल समंदर या फिर झीलों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं, और गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना कदरन ठंडे मकामात पर ही गुजारना पसंद करते हैं, जैसे कि पार्क्स में भी वो आपको अक्सर ज़्यादा लोग दिखाई देंगे। हुकूमत की जानिब से अगर बात करें तो लोगों को शदीद गर्मी में घरों में रहने और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने का ही कहा गया है। डॉक्टर्स की जो तंजीमें हैं उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि इस शदीद गर्मी में ख़ासतौर पर जो मौमर अफराद हैं उनकी देखभाल के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ऐसे इक़दाम किए जाए ताकि हेल्थ सिस्टम पर ऐसी हंगामी सूरत हाल में कम से कम दबाव रहे।
गर्मी की शिद्दत के सबब ट्रेन की आमदोरफ्त भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो गई है और अक्सर ट्रेनें ताख़ीर का ही शिकार हैं। इसी तनाजुर में जर्मन रेलवे, जिसे डॉयचे बाहन कहा जाता है, उसने अपने मुसाफिरों के लिए ये ऑफ़र भी दी है कि अगर वो शदीद गर्मी के बायस सफ़र नहीं कर पा रहे तो उनके लिए जो उनकी जो ट्रेन टिकट्स हैं वो बग़ैर किसी इजाफी चार्जेस के ही तब्दील की जा सकती हैं। अब आ रहे मज़े आप लोगों को? ऐसे क्यों कह रहे हैं? मतलब हम तो आपको पता ही आदी हैं। क्यों, हम भी तो देखें अनयूजुअल किस्म की बारिश में डूब गए हैं, वरना कराची में कहाँ बारिश होती थी? मगर भाई ग्लोबली कुछ वेदर सब चेंज हो गया।